बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे कहते हैं ट्यूटर आरिफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक का जो पहला पार्ट था वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर चुके हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेन पार्ट्स या दो मेन टाइप्स, जिनमें हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अलावा जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, जितने भी चीजें हैं, जिनमें क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल, और उसके साथ मिड पॉइंट या क्लास मार्क, उसके बाद क्लास बाउंड्रीज, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के पार्ट वन में मुकम्मल कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम क्या करने वाले, इस पार्ट में हम मजीद इंपॉर्टेंट चीजें जिनमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जब हम सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर जाएंगे, उसके बाद एक और मेथड है डेटा की डिस्प्ले की, जिसको कहते हैं स्टेम एंड लीफ मेथड। उस स्टेम एंड लीफ मेथड को भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मैनुअल तरीके से, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और मुश्किल टास्क होता है। इससे बचने के लिए फिर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के एम एस एक्सेल, खास तौर पर एक्सेल इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए, या डेटा को मुख्तलिफ क्लासेस में उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए, या डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये सारा काम हम एम एस एक्सेल में भी करने जा रहे हैं इसी लेक्चर के तसलसल में। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ कि सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास से एक क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी है, दूसरे क्लास के अंदर, तीसरे क्लास के अंदर, बहुत सारे क्लासेस में फ्रीक्वेंसीज होते हैं। अब एक फ्रीक्वेंसी के अंदर डेटा का जितना पार्ट आता है या जितनी परसेंटेज आती है, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं बोर्ड से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस लेक्चर के अंदर, जैसे मैंने बताया इंट्रो में, कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे, उसके साथ परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर देन या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम टॉप से बॉटम तक सबमिट सम करेंगे, तब ये लेस देन हो जाएगी। जब हम बॉटम से लेकर टॉप तक सम करेंगे फ्रीक्वेंसीज को, ये हमारे पास ग्रेटर देन या मोर देन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा इनके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के भी करेंगे और उसके साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के भी करेंगे। और उसके साथ जब हम डेटा को, मैंने जिस तरह इंट्रो में बताया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मैनुअल तरीके से, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एम एस एक्सेल के अंदर करते हैं, ताकि आसानी हो, टाइम भी कम लगे और काम भी अच्छे तरीके से हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। अगर हमारे पास क्लासेज है, हर क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 से 10 तक की क्लास है, फिर उसके बाद 11 से लेकर 15 तक की क्लास है। इस क्लास की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इस क्लास की अलग फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर क्या करें, टोटल अगर हम करते हैं, तो दोनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, अगर हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को इज डिवाइडेड, अगर हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या करें, डिवाइड करें। किस चीज से डिवाइड करें? बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अगर हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसीज के सम पर डिवाइड करें, हमें हासिल होगी उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको इस तरह समझेंगे कि हमारे पास एक क्लास है 5 से लेकर 10 तक, दूसरी क्लास है 11 से लेकर 15 तक। अब हर क्लास की अलग फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। टोटल फ्रीक्वेंसी अगर हम सम लेते हैं, तो ये 7 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हम कहते हैं कि अगर हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को, एक ही क्लास की फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे। मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 3, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर, ये जो हमारे पास हासिल होगा, वो हमें हासिल होगा उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक। उसके बाद अगर हम हर क्लास के अलग अलग डिवाइड करते हैं, पहले क्लास की, दूसरे, तीसरे की, तब ये जो हमारे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हासिल होगा, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है, इफ यू डिवाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अगर हम क्या करें, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसीज के सम पे डिवाइड करें, हमें क्या हासिल होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर हम हर सारे क्लासेस के कर जाए, सारा कम, पहले क्लास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, सारे क्लासेस के अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें हर एक के अलग अलग, तो हमें जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा,
उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं और ये भी समझते हैं कि एक क्लास के अंदर अगर हमारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल 0.20 है या 0.5 है, तो उस 0.5 को या 0.20 को का क्या मतलब है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये क्या हमें बतला रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, एक टेबल के अंदर डेटा गिवन है जिसमें 1 2 3 4 हमारे पास 4 क्लासेस है। 2 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 7 तक, 8 से 10 तक, फिर उसके बाद 11 से 13 तक, ये हमारे पास सारे क्लासेस है। उस क्लास के अंदर हम फर्ज करते हैं, हम फ्रिक्वेंसीज रखते हैं रेंडमली, फ्रिक्वेंसी क्लासेस भी रेंडम है और उसके बाद फ्रिक्वेंसी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी 3 है, इस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी 2 है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी 1 है और इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 4 है यहाँ पर। तो हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी हम हासिल होगी वो हमारे पास है 3 5 6 और ये हो गया 10। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 10, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 10। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज, ये जो क्लासेस है और ये फ्रीक्वेंसीज है, ये सिर्फ रैंडमली हमने ले लिया है एग्जांपल के तौर पर। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हमने कहा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करते हैं, तब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हासिल होगी। अब डिवाइड भी करते थे कि इसका क्या मतलब निकलता है। अब सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 3 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 10। अब हम क्या करेंगे, पहले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर डिवाइड करेंगे, यानी 3 को हम डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। जब 3 को डिवाइड करेंगे 10 पर हमें हासिल होगा 0.30 या 0.3, हमें ये हासिल होगा। उसके बाद जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 पर, ये हमें हासिल होगा 0.2। हम जब 1 को डिवाइड करेंगे 10 पर, ये हमें हासिल होगा 0.1। अब अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 10 पर, ये हमें हासिल होगा 0.4। ये सारे रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज है। अब इसमें जो 0.3 है ये एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद 0.2 दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अगर हम सबका एक साथ देख ले, इस सब को फिर हम कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सारे इसमें फ्रिक्वेंसी और उसके साथ सारे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस यहाँ पर एक चीज का इजाफा करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका असल मतलब समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज हासिल हुए 0.3 0.2 0.1 0.4 कुछ भी, अब इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसको सादा सी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे फ्रिक्वेंसीज हमारे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ईच रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बाय 100। हर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को, ये जो हमारे पास पहली रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, दूसरी है, उसके साथ दूसरी रिलेटिव और तीसरी रिलेटिव और पांचवी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज है, हम अलग अलग इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमें क्या मिलेगा आप देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को, 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हमें हासिल होगा 30%। उसके साथ 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हमें हासिल होगा 20%। उसके साथ 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हमें हासिल होगा 10%। उसके साथ 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हमें 40 हासिल होगा। अब ये हम परसेंटेज में तब्दील कर दिया। अब ये यही से जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट शुरू हो रहा है। किसी भी क्लास की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें ये बतला रही है या ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उस क्लास के अंदर टोटल डेटा का कितना परसेंटेज पड़ा है। अब अगर किसी क्लास की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अगर 0.20 है और परसेंटेज 20% है, तो इसका मतलब होता है पूरा जो डेटा है, इस डेटा का 20% हिस्सा इस क्लास के अंदर है। और जो दूसरे क्लास के, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले क्लास में 0.3 आया या 30% आया, तो इसका मतलब होता है ये जो पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा का 30% हिस्सा जितना भी बनता है वो इस क्लास के अंदर आया था। उसके बाद 0.20 या 20%, इसका मतलब होता है ये जो पूरा डेटा है, पूरा डेटा मतलब 10 लोगों की डेटा है,
अब 10 लोगों के डेटा में से जो 30% डेटा है, वो 30% की जो डेटा है वो दूसरे क्लास के अंदर है। फिर 30% की डेटा पहले क्लास के अंदर, उसके बाद 20% की डेटा दूसरे क्लास के अंदर, 10% चौथे के जो 40% है वो आखिरी, मतलब सबसे ज्यादा डेटा जो है वो आखिरी क्लास के अंदर आती है। 40% डेटा यहाँ पे पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो भी ज्यादा अच्छा है। अब इसको जमा करेंगे तो हमारे पास 100% होगा, जो कि देखिए ये हो गया 50, 60 और ये 100%। तो हम ये 100% हासिल होगा। यहाँ से हम एक चीज समझेंगे, यहाँ से हम ये समझेंगे कि अगर हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को आपस में प्लस करें, 0.3 को प्लस करें 0.2 के साथ, इसको सब आपस में प्लस करते हैं सारे रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को, हमें 100% या 1 हासिल होगा। तो यहाँ पे हम प्लस भी करते हैं, हम देखते हैं, देखिए 0.3, 0.2, 0.5, 0.6 और ये हो गया 1.00। तो हम, इसका क्या मतलब होता है, इसका यहाँ पे एक चीज समझना है कि सम ऑफ ऑल relative frequencies is 1। रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को अगर हम जब भी जमा करेंगे सारे रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को, उसका जो आंसर आएगा वो 1 होगा। 1 का मतलब होता है 100%। ये हमारे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर, वहां पे जब हम किसी सैंपल की फिर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं, फिर इस जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उसको वहां पर एज एन एस्टिमेट इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी के एस्टिमेट को बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास होगी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ने तो हमें बता दिया कि एक क्लास के अंदर 20% डेटा पड़ा है, पूरे डेटा का। एक क्लास के अंदर 30%, एक क्लास के अंदर 10% या 40%। उसके बाद कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी क्या बता रही है? कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में बेसिकली होता क्या है, हम या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक सारे क्लासेस की फ्रिक्वेंसी को आपस में जमा करेंगे। पहली क्लास की फ्रिक्वेंसी तो वैसे लेते हैं, उसका कुछ भी नहीं जमा करते। दूसरी क्लास में पहले दो क्लासेस की फ्रिक्वेंसी को जमा करते हैं। तीसरी क्लास में पहले तीन क्लासेस की फ्रिक्वेंसी को जमा करते हैं। फोर्थ क्लास है उसमें पहले चार क्लासेस की फ्रिक्वेंसी को ऊपर से नीचे तक जमा करते हैं। अब इस चीज को समझते हैं, पहले डिफिनेशन करेंगे, बाद में समझते हैं कि इस चीज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डिफिनेशन में हमने ये कहा है कि सबसे पहले द नंबर ऑफ वैल्यूज, कि कितने नंबर, वहां पे तो परसेंटेज था, परसेंटेज ऑफ डेटा, यहाँ पे नंबर्स है 3, 4, 5, 10। नंबर ऑफ वैल्यूज दैट फॉल बिलो और अबव अ स्पेसिफिक क्लास। हम एक क्लास लेते हैं, एक क्लास, फॉर एग्जाम्पल हमने फोर्थ क्लास किया, थर्ड, फिफ्थ, यहाँ पे क्लासेस में या ग्रुप्स में, उस क्लास के अंदर जितनी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी होगी, हम फिर ये समझेंगे कि इतनी नंबर, इतनी तादाद में नंबर्स, इतनी फ्रिक्वेंसी इस क्लास के जो अपर क्लास बाउंड्री है उससे ज्यादा है या उससे कम है। वो डिपेंड करता है कि ऊपर से नीचे तक सम हुई है या नीचे से ऊपर तक सम हुई है। एक या तो हमने कहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी तादाद में नंबर्स दैट फॉल बिलो और अबव स्पेसिफिक क्लास बाउंड्री। एक क्लास बाउंड्री हम लेंगे, अपर क्लास बाउंड्री लेंगे, फिर देखेंगे कि उस क्लास बाउंड्री तक कितने वैल्यूज, किसी भी क्लास के कितने वैल्यूज यहाँ तक आते हैं, 5 या 10 या 15, इसको समझेंगे। उसके बाद कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे पहले जो हमारे क्लास लिमिट्स है, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में बदलना जरूरी है ताकि डेटा की जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे या डेटा कंटिन्यूअस रहे। अब इसको कैसे करेंगे, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे तब्दील करेंगे, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज द टोटल ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज अप टू दैट क्लास। हमने जिस भी क्लास की फ्रिक्वेंसी मालूम कर, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल फोर्थ क्लास की, फिर हम क्या करते हैं, पहले क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तक, फोर्थ तक क्लास तक हम सारे फ्रिक्वेंसीज को जमा करेंगे या नीचे से ऊपर तक जमा करेंगे। एक उसका एक एग्जांपल करेंगे, लेकिन एग्जांपल से पहले हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, ये दो तरह की है। एक लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है, एक मोर देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है। लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसीज को ऊपर से नीचे तक जमा करते हैं। पहले क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसको तो किसी के साथ जमा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद पहले दूसरे क्लास में पहले दो क्लासेस की जमा करते हैं। फिर तीसरे क्लास में पहले तीन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपस में जमा करते हैं। अब अगर हम ऊपर से नीचे तक जमा करना शुरू करें, तब इस तरह के फ्रिक्वेंसी को कहते हैं
लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब इसको लेस देन क्यों कहते हैं, इसको एग्जांपल में समझते हैं। या अगर हम बॉटम से ऊपर तक जमा करना शुरू करें फ्रीक्वेंसीज को, पहले नीचे वाली क्लासेस के जमा करें फिर नीचे से ऊपर तक जाए, इस तरह के फ्रीक्वेंसी को कहते हैं मोर देन। अब इसको लेस देन और मोर देन क्यों कहते हैं, जब एग्जांपल करेंगे समझ भी आएगा। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें हमारे पास क्लासेस है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे क्लासेस है 2 से 5, 6 से 9 और 10 से 13 क्लासेस है। अब यहाँ पर 2 और 5 क्लास लिमिट्स है। यहाँ पर 6 और 9 क्लास लिमिट्स है, अपर और लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। 10 और 13 भी हमारे पास यहाँ पर क्लास लिमिट्स है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कर रहे थे, उसमें हमने एक बात कही थी कि जो हमारे पास क्लास लिमिट्स होंगे वो उसको हम क्लास बाउंड्रीज में पहले तब्दील करेंगे। क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में किस तरह तब्दील करेंगे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ब्रीफली देखेंगे कि किस तरह करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लासेज है, इसी क्लास को हम लेते हैं। हमारे पास ये क्लासेज है 2 से लेकर 5, फिर उसके बाद 6 से लेकर 9, फिर उसके बाद हमारे पास है 10 से लेकर 13। अब ये तो क्लास लिमिट्स है, उसको क्लास बाउंड्री में किस तरह तब्दील करेंगे। क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन हमने कहा था कि ये मिड वे होता है, दो क्लासेस के मिड वे। अब किस तरह हम कहते हैं कि एक क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है, दूसरी क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या आती है, क्लास बाउंड्री। किस तरह, अब इसको पहले देखेंगे। हम सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे 6 से लेकर 5 तक, या हम इनका भी कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लें, या उसके बाद जो आने वाले क्लासेस है उसका मिड लेंगे, बीच का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा 0.5। अब 0.5 को पहले क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे, दूसरे क्लास लिमिट में से प्लस करेंगे। यानी जब इसको माइनस करेंगे 0.5 को 2 से तो हमें हासिल होगा 1.5। उसके बाद जब हम इसको 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5.5। ये एक क्लास बाउंड्री हमें हासिल होगी। दूसरे क्लास में माइनस करेंगे 5.5, तीसरे में जमा करेंगे 9.5। इस तरह हमारी डेटा भी कंटिन्यूस होगी। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली क्लास बाउंड्री आएगी 1.5 से लेकर 5.5 तक। दूसरी क्लास बाउंड्री आएगी 5.5 से लेकर, देखिए डेटा कंटिन्यूस हो गई, उसके बाद ये 9.5 तक। उसके बाद 9.5 से आती है 13.5 तक। ये तो हमारे पास क्लासेज हो गए, क्लास बाउंड्रीज हो गए। अब असल बात कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दो तरह की है, लेस देन और मोर देन। लेस देन में हम फ्रीक्वेंसीज को ऊपर से नीचे तक जमा करेंगे, मोर देन में हम फ्रीक्वेंसीज को नीचे से ऊपर तक जमा करेंगे। अब यहाँ पर इसी डेटा में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ये रैंडम एग्जांपल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक एग्जांपल के लिए ये है, सिर्फ एक एग्जांपल है। अब सबसे पहले देखिए लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे। लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कहते हैं, लेस देन अपर क्लास बाउंड्री। एक क्लास बाउंड्री हम लेंगे, उस क्लास बाउंड्री से लेस देन जितनी भी वैल्यूज होंगे वो उस क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी। किस तरह देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये क्लास अपर क्लास बाउंड्री, इसमें अपर क्लास बाउंड्री ये, दूसरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री ये, तीसरी क्लास की 13.5 है, ये अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास ये है। उसके देखते हैं सबसे पहले लेस देन 5.5, यानी 5.5 से कितनी वैल्यूज छोटे है। तो सबसे पहले तो एक वैल्यू है। दूसरी क्लास में हम क्या करते हैं, लेस देन 9.5। दूसरे क्लास के लिए हम दो फ्रीक्वेंसीज को आपस में जमा करेंगे, दो क्लासेस को ऊपर से नीचे 1 और 3 को जमा करेंगे तो ये 4 में से लोगे। अब ये लेस देन 9.5 का क्या मतलब होता है, इस क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, यहाँ पर लेस देन 9.5 पे, यानी एक क्लास बाउंड्री जिसको 9.5 हम कहते हैं, यहाँ पर इस क्लास बाउंड्री से लेस कितनी वैल्यूज है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, 4। जाहिर सी बात है 9.5 से जो छोटे इस क्लास के अंदर वैल्यूज है वो हमारे पास कितनी है, सिर्फ 4 है। उसके बाद लेस देन 13.5। 13.5 फिर हम तीनों को जमा करेंगे, यहाँ पे तो हमने जमा कर लिया 1 और 3 को, 4 हमें ऐसे हो गया। उसके बाद 4 और 8 को जमा करेंगे पास में, 4 + 8 करेंगे, हमें 12 हासिल हो गया। ये 12 जो है यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो ये हमारे पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है लेस देन। पहले क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई, दूसरे में 2 क्लासेस का जमा कर दिया, तीसरे में 3 क्लासेस का, इस तरह आगे जाएंगे। चौथे में पहले 4 का, पांचवे में पहले 5 का फ्रीक्वेंसी आपस में जमा करेंगे। हमें हासिल होगा नंबर ऑफ वैल्यूज अप टू दैट स्पेसिफिक क्लास, या अप टू दैट या जिसको लेस देन दैट स्पेसिफिक क्लास बाउंड्री। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर लेस देन 9.5 हमारे पास जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है 4, इस 4 का मतलब होता है देयर आर 4 वैल्यूज लेस देन 9.5।
यानी 9.5 से नीचे या छोटे इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ 4 वैल्यूज। जाहिर सी बात ये कि 3 और वैल्यूज है 4, तो ये हमारे पास लेस देन है। मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री लेंगे और उससे नीचे से ऊपर तक जमा करते जाएंगे और उससे ज्यादा की वैल्यूज हम काउंट करेंगे कि कितने, किस तरह देखें। सबसे पहले जो हमारे पास आखिरी क्लास है उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है 9.5, हम यहाँ पे कहते हैं कि 9.5 और मोर, यानी इस डेटा के अंदर 9.5 या 9.5 से ज्यादा जितनी वैल्यूज है वो, कितनी वैल्यूज है 9.5 या 9.5 से बाद सिर्फ हमारे पास 8 वैल्यूज है, तो इस क्लास के अंदर हमारे पास 8 ही आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 5.5 और मोर, ये हमारी क्लास बाउंड्री है 5.5 और मोर, यानी 5.5 या इससे ज्यादा जितने कितने वैल्यूज है 5.5 से लेकर 9.5 तक 3 है, उसके बाद हमारे पास 9.5 से लेकर 13.5 तक 8 है, तो दोनों का आपस में जमा करेंगे ये हमारे पास हो जाएगी 11। हम 8 और 3 को आपस में जमा करेंगे। उसके बाद 1.5 और मोर, 1.5 से 5 या उससे ज्यादा जितनी वैल्यूज है, तो हम इन दोनों का आपस में जमा करेंगे। जो हमारे पास दो क्लासेस की जमा तो हो गई 11, उसमें एक आखिरी क्लास की भी जमा करेंगे 1, तो हमारे पास हो जाएगी 12। यहाँ पर जो 12 है वो आखिर में आ जाएगा लेस देन में, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर ले 12 आखिर में आएगा, यहाँ पे 12 जो है वो टॉप में आएगा। तो ये हमारे पास है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये बताता है कि हम एक क्लास बाउंड्री लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 9.5 लिया, हम उस क्लास के अंदर जितनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी हम ये हासिल होगा कि इस क्लास तक तक ऊपर से नीचे मोर देन सॉरी लेस देन जितने फ्रीक्वेंसीज होंगे वो हमें पता चलेगा, या अगर हम बॉटम से टॉप करेंगे तो हम पता चलेगा कि इस क्लास तक या इस क्लास से ज्यादा कितने वैल्यूज है। ये हमें नंबर ऑफ वैल्यूज या हम वैल्यूज की तादाद हमें बताता है कि एक क्लास के अंदर कितनी है। ये हमारे पास है टोटल कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें कुछ एग्जांपल्स भी अगर हम इंक्लूड करें वो खत्म हो चुका है। यानी हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप, उसके साथ टर्म्स, और उसके साथ ग्रुप का में एक डिटेल एग्जांपल करना है वो हमने किया है। उसके साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसके बाद कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और इनके एग्जांपल्स ये सारे हम कर चुके हैं। अब इन सब में एक नुकसान ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि हर नंबर की जो अलग अलग आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। एक क्लास के अंदर 5 नंबर है या 5 है, हम उसको सिर्फ तादाद लिखते हैं कि 5 है। अब 5 नंबर कौन कौन से नंबर है वो हम नहीं लिखते। अब इसलिए मुश्किलात आते हैं जब हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट लगाएंगे, मुख्तलिफ करेक्शन के टेस्ट लगाएंगे, वो सही करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्ले जिससे हमें इस चीज से, अगर हमारे पास छोटा डेटा सेट है, इस चीज से बचने के लिए हमारे पास ये डिस्प्ले जिसको कहते हैं स्टेम एंड लीफ मेथड, इसको पहले देखते हैं और इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि क्या होता है और किस तरह हम इस डिस्प्ले से हमारा जो ये छोटा डेटा सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत मौजू है। तो हम इस चीज को देखेंगे कि स्टेम एंड लीफ मेथड क्या होता है और स्टेम एंड लीफ मेथड से हम डेटा को किस तरह डिस्प्ले करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टेम एंड लीफ मेथड होता क्या है। यहाँ पर स्टेम एंड लीफ मेथड का डेफिनेशन डिफाइन क्या हो गया है कि अगर हमारे पास पहले तो ये वो बताएगी वो चीज जो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक जो हमारे पास आइडेंटिटी है या एक नंबर है, अ, एक ऑब्जर्वेशन है, उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, सिर्फ उसकी जगह एक फ्रीक्वेंसी आ जाता है। अब उससे बचने के लिए द इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। किस तरह खत्म हो जाती है? जब हम उसको ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करते हैं? एक तरफ हम लिखेंगे स्टेम, दूसरी तरफ हम लिखेंगे लीफ। अब स्टेम एंड लीफ तो हमने लिख लिया, स्टेम और लीफ को क्या करेंगे, बीच में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो अब स्टेम में क्या आ जाएगा, लीफ में क्या आ जाएगा। अब इस डेटा को देखें, जो सबसे मैक्सिमम नंबर है डेटा में या मिनिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर जो सबसे छोटा नंबर है, हमें यहाँ पर डेटा को हम देख ले 12 है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। 12 सबसे छोटा नंबर है, तो 12 सबसे छोटा है, इसमें 1 स्टेम है, 2 लीफ है। उसके बाद 74, सॉरी मैंने 71 यहाँ पे हाईलाइट किया, 74 जो है हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है।
यहाँ पर 74, 74 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर हम इसको देख ले, यहाँ पे स्टेम, अगर हम सिर्फ स्टेम को बात करें तो स्टेम 1 से शुरू होगा, 1 उसके बाद 7 पे खत्म होगा। 1 स्टेम होगा, 2 भी स्टेम हो सकता है, 3 भी स्टेम हो सकता है। यहाँ पर 2 के लिए कोई मेरे ख्याल में नंबर नहीं है। एक नंबर का हम यहाँ पे इस डेटा के अंदर इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल खुद से हम कहते हैं कि इस डेटा में, इस पेशेंट में यहाँ पर एक नंबर को रिप्लेस करते हैं, 48 को फॉर एग्जाम्पल रिप्लेस करते हैं, ताकि हमारे पास स्टेम में 2 भी आ जाए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए करता हूँ, ताकि 2 भी आ जाए, क्योंकि स्टेम में हमारे पास 2 भी नहीं ना भी हो, उसको हम निकाल लेते हैं। 1 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो हम सारे स्टेम्स बनाएंगे। सबसे पहले देखिए बनाएंगे इस तरह, यहाँ पे 1 बनाए, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद हमारे पास है 6 और 7, 6 एंड 7। अब इस चीज को आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी इसको पूरा करते हैं। अब यहाँ पे देखें, 1 स्टेम है, उसके लीफ में क्या क्या चीजें आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 स्टेम है, वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 1 हमारे पास यहाँ पे स्टेम है, तो 1 स्टेम कहाँ पर है, देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस डेटा के अंदर यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास तो 1 तो सबसे पहले यहाँ पर था, उसके स्टेम में 2 है। तो यहाँ पर 1 अगर लीफ में स्टेम में आ गया तो उसके लीफ में 2 है, तो लीफ को यहाँ पे लिखेंगे। 1 स्टेम है तो उसका लीफ उसके सामने लिखेंगे 2। और देखेंगे इस पे अगर दूसरा कोई लीफ है 1 के बाद, 1 के बाद दूसरा कोई लीफ, मुझे तो यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा। 1 के बाद यहाँ पर है 18, 18 में 1 स्टेम है और 8 जो है हमारे पास लीफ है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 तो हमने लिखा है, यहाँ पर सिर्फ उसका 8 लिखेंगे। ये हमारे पास डेटा हो गया। उसके बाद हम 2 का स्टेम देखेंगे। 2 यहाँ पर स्टेम है, 2 यहाँ पर स्टेम में, और इसकी लीफ में क्या आता है देखो, 2 को देखेंगे। यहाँ पर 2 हमारे पास कहीं भी नहीं है। एक हमने नंबर लिया था 2 का, क्योंकि 2 डेटा में था नहीं। तो 2 जब स्टेम में, 6 उसका लीफ हो जाएगा। इसको यहीं पे रहने देते हैं। उसके बाद 3 को देखेंगे। 3 स्टेम में, 3 स्टेम में का हमारे पास एक नंबर आता है यहाँ पे 31। तो 3 अगर स्टेम है तो 1 लीफ होगा। 3 अगर स्टेम है, 1 हमारे पास लीफ है। उसके बाद कौन सा लीफ आता है, 3 स्टेम है तो 7 हमारे पास लीफ है। 3 स्टेम है तो 7 हमारे पास लीफ है। उसके बाद 3 का कोई अगर स्टेम है तो देख लेते हैं डेटा में। 3 का कोई यहाँ पर भी 3 स्टेम में, और 9 इसका लीफ है। उसके बाद कोई नहीं, तो यहाँ पर 3 का 1 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 3 का 9 हो गया। तो हम 1 और 7 तो हमने लिखा है, उसका 9 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 का भी हो गया। 4 का देखते हैं यहाँ पर इसी डेटा में। 4 यहाँ पर डेटा में यहाँ पर आता है, उसके लीफ में 8 आता है, 8 लिखेंगे। 4 यहाँ पर यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है। इन सबको लिखेंगे। इन सब के स्टेम तो हमने लिखा है। 4 लीफ लिखेंगे, 8 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और हमारे पास जो 2 लिखेंगे। ये सारे लीफ में लिखेंगे। तो हमारे पास 8 3 0 और 2 4 के स्टेम में आ गए। यानी अगर हम इसको दोबारा एरे बनाते हैं, 4 8 4 3 4 0 और 4 2 हमारे पास बनेंगे। उसके बाद 5 के देखेंगे कि 5 के हमारे पास कौन से लीफ आते हैं। स्टेम तो हमारे पास 5 है, लीफ हमारे पास आते हैं 5 के। एक 4 आता है, उसके बाद हमारे पास 1 आता है, उसके बाद हमारे पास 3 आता है। तो 4 5 और 1, 4 1 और 3। तो हमारे पास 5 के हम देखते हैं। यहाँ पे 5 में 4 आता है, उसके बाद 5 में यहाँ पे 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। तो 4 5 1 और 2, उसके बाद 3 भी है। ये 5 के लीफ में आता है, इसको 5 के लीफ में हम देखते हैं, लिखते हैं। ये हमारे पास हो गया 5 के जो लीफ से 4, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3। उसके बाद 6 का भी देखेंगे। 6 के यहाँ पे अगर हम 6 को देख के लीडिंग में या स्टेम में देख ले, 6 यहाँ पे एक दफा आता है, उसके स्टेम में 1 आता है, लीफ में 1, उसके बाद 5, उसके बाद 1 और 5 2, 1 5 2 स्टेक्स जो 6 है उसके लीफ में आता है। तो 1, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 7 है आखिरी नंबर। उसके बाद इसके लीफ में क्या आता है, दो नंबर, 1 और उसके बाद हमारे पास 4। ये दो, 7 के लीफ में ये 1 और 7 के लीफ में ये 4। ये सारे दोनों आते हैं 1 और 4 7 के लीफ में। अब आखिरी जो नंबर है 1 और 4,
यहाँ पे 1 और 4 जो है वो 7 की लीव से। अब ये सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्प्ले इसकी सिस्टम एंड लीव डिस्प्ले होगी। अब इसको समझेंगे कि ये किस तरह पढ़ा जाता है और इसको दोबारा एरे किस तरह बनाएंगे, इस चीज़ को भी समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास वन स्टेम है, उसके लीफ में 2 और 8 है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 2, उसके बाद 1 8। उसके बाद हम लिखेंगे 2 के स्टेप में सिर्फ 6 है, तो 2 और 6। उसके बाद 3 के स्टेप में तो हमारे पास 1 7 8 आता है, तो हम लिखेंगे 3 1। उसके बाद 3 7। उसके बाद आता है 3 9। उसके बाद 4 के ट्रेलिंग में क्या आता है, 4 8 4 3 4 0 और 4 2। इसी तरह जाके आगे हम सारे देखेंगे। ये हमारे पास है स्टेम एंड लीफ मेथड। बहुत खूबसूरत मेथड है, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले। इसमें सारे जो आइडेंटिटीज है वो भी बरकरार रहते हैं। हर आइडेंटिटी की जो हर जो ऑब्जर्वेशन है उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, वो लॉस नहीं थी। ये हमारे पास है स्टेम एंड लीफ मेथड। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या करना है, पूरे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। उसमें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे हमारे पास नंबर्स है। अ, इसको क्या कहना है, इसके एक क्या कह रहा है कि डेटा को देख के डेटा को देखा। उसके बाद हमने फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, लेस देन फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाना है, मोर देन बनाना है। इसको इंशाल्लाह इस लेक्चर के तीसरे पार्ट में, पहले पार्ट में फ्रीक्वेंसी और उसके दो टाइप्स, आज के पार्ट में रिलेटिव और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद स्टेम एंड लीफ मेथड। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में बहुत खूबसूरत, जो थर्ड पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम इस जो जितनी भी हम चीज़ें पढ़े, उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि उन सारी चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल में। सबसे पहले तो हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फिर उसके बाद अनग्रुप भी बनाएंगे, उसके बाद लेस देन मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिस्टम बनाएंगे। खास तौर पर वो लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पे हम मैनुअली भी काम करेंगे, हाथ से पेन से भी काम करेंगे, और उसके साथ साथ हम एक्सेल में किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है या बहुत एक डेटा सेट है, बड़ा डेटा सेट, उसको किस तरह आसानी से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील करते हैं एक्सेल के जरिए, वो इंशाल्लाह पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।